रूपांतरण का मार्ग यानी द ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप श्रृंखला के इस तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बार फिर गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा जो मिशन है वो बहुत ही विशेष है। हम कनव सचदेव द्वारा रचित एक बेहद अभूतपूर्व फ्रेमवर्क का गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं। हाँ, कनव सचदेव, जिन्हें लोग द सबकॉन्शियस आर्किटेक्ट के नाम से भी जानते हैं और जो व्हाइट लाइट सिस्टम के संस्थापक हैं। सही कहा। हमारे पास स्रोत के रूप में उनकी पुस्तक के कुछ बहुत ही सटीक अंश हैं। ये काम महज संवाद कौशल या कम्युनिकेशन स्किल्स तक सीमित नहीं है। मतलब ये एक पूरी तरह से क्लिनिकल और सटीक साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग है। इस चर्चा का मुख्य फोकस ये समझना होगा कि कैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी का उपयोग करके सबकॉन्शियस माइंड की जो आर्किटेक्चर है उसे डिकोड किया जा सकता है। और सिर्फ डिकोड ही नहीं, बल्कि सफलता के लिए उसे पूरी तरह से रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। एग्जैक्टली और इस इंजीनियरिंग की नींव जिस तरह से रखी गई है वो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही अद्भुत लगी। मतलब कनव के फ्रेमवर्क की शुरुआत एक बहुत ही प्राचीन संदर्भ से होती है। हाँ, आप धन और समृद्धि के देवता कुबेर के उस संस्कृत श्लोक की बात कर रहे हैं। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्य अधिपतये। बिल्कुल वही श्लोक। ये कोई असाधारण धार्मिक आवाहन नहीं है। यदि हम इसे एक बिल्कुल नैदानिक या क्लिनिकल दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत गहरा है। 100% गहरा। ये असल में प्राचीन वैदिक तंत्र और सनातन धर्म के उस गहरे ज्ञान को आधुनिक मनोविज्ञान के साथ जोड़ने का एक बहुत ही सदा हुआ प्रयास है। और ये श्लोक इसकी जो ध्वनि है वो मस्तिष्क के भीतर एक विशिष्ट ऊर्जावान और केंद्रित अवस्था पैदा करती है। एक तरह से ये इस डीप साइकोलॉजिकल यात्रा के लिए एक बहुत ही गंभीर आधार तैयार कर देती है। एग्जैक्टली। और आज की हमारी ये जो पूरी चर्चा है वो इसी गंभीर, आधिकारिक और अथॉरिटेटिव टोन में आगे बढ़ेगी। हमारा लक्ष्य संवाद का 95% हिस्सा सीधे तौर पर एक ऐसा व्यावहारिक रोडमैप निकालने पर केंद्रित करना है जिसे तुरंत लागू किया जा सके। तो चलिए इस रोडमैप के पहले चरण से शुरुआत करते हैं। किसी भी मानसिक रीप्रोग्रामिंग की शुरुआत मुझे लगता है सबसे पहले कम्युनिकेशन मॉडल को समझने से होती है। हाँ, जो सेंडर, मैसेज और रिसीवर का बुनियादी मॉडल है। राइट। लेकिन असली वास्तुकला या आर्किटेक्चर केवल शब्दों के आदान प्रदान में नहीं है। यहाँ एक बहुत ही तकनीकी शब्द आता है, सेंसरी एक्यूटी। संवेदी कुशाग्रता, ये किसी भी मनोवैज्ञानिक इंजीनियरिंग की नींव है। तो जब हम सेंसरी एक्यूटी की बात करते हैं तो ये असल में सामने वाले के नॉन वर्बल क्यूज को बहुत गहराई से पढ़ने की कला है ना? बिल्कुल। कम्युनिकेशन मॉडल को समझना केवल ये जानना नहीं है कि इंसान क्या बोल रहा है, ये डिकोड करना है कि उसका सबकॉन्शियस माइंड जानकारी को कैसे ग्रहण कर रहा है और कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। मतलब ये एक अत्यंत नैदानिक उपकरण है। इसके माध्यम से शारीरिक हाव भाव, चेहरे के जो सूक्ष्म भाव होते हैं हाँ, जिन्हें हम माइक्रो एक्सप्रेशंस कहते हैं, उन पर ध्यान दिया जाता है। सिर्फ चेहरे के भाव ही नहीं, आंखों की हरकत, सांस लेने की गति और यहाँ तक कि आवाज का स्वर या टोन का भी गहराई से विश्लेषण किया जाता है। क्योंकि इंसान का चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड तो झूठ बोल सकता है। एकदम सही। लेकिन उसका तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और उसका अवचेतन मन हमेशा सच बोलते हैं। तो ये बिना बोले जाने वाली भाषा की डिकोडिंग हो गई। लेकिन जानकारी को प्रोसेस करने के तरीके भी तो हर इंसान में अलग-अलग होते हैं। यहीं पर कनू के फ्रेमवर्क का रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स का सिद्धांत आता है। ये बहुत ही गहराई से काम करता है। हाँ, स्रोत सामग्री में अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को मुख्य रूप से 4 प्रणालियों में विभाजित किया गया है। विजुअल यानी दृश्य, ऑडिटरी यानी श्रव्य, काइनेस्थेटिक जो स्पर्श या भावना से जुड़ा है, और चौथा है ऑडिटरी डिजिटल। एक सटीक रोड मैप के लिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि सामने वाला व्यक्ति आखिर किस फ्रीक्वेंसी पर जानकारी को प्रोसेस कर रहा है। साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से ये सबसे पहला फिल्टर है। हर इंसान का मस्तिष्क बाहरी दुनिया की जानकारी को किसी एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर सबसे बेहतर तरीके से ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति मुख्य रूप से विजुअल है वो दुनिया को चित्रों या इमेजेस के रूप में देखता है। बिल्कुल। और उसकी भाषा में भी वही झलकेगा। वो ऐसे वाक्यों का उपयोग करेगा जैसे मुझे ये स्पष्ट दिख रहा है या मैं तस्वीर साफ देख पा रहा हूं। अंग्रेजी में लोग कहते हैं आई सी व्हाट यू मीन। वहीं एक ऑडिटरी व्यक्ति ध्वनियों पर अधिक केंद्रित होता है। हाँ, वो कहेगा आपकी बात सही सुनाई दे रही है या दैट साउंड्स गुड टू मी। उसके लिए आवाज और ध्वनि का महत्व सबसे ज्यादा है।
और अगर हम किनेस्थेटिक प्रणाली वाले लोगों की बात करें तो वो दुनिया को भावनाओं और स्पर्श के माध्यम से समझते हैं। ऐसे लोग संवाद में कुछ इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, ये मुझे सही महसूस नहीं हो रहा, या इस विचार की पकड़ काफी मजबूत है। आई डोंट फील राइट अबाउट दिस, ये उनका डिफॉल्ट पैटर्न होता है। राइट। और अंत में आते हैं ऑडिटरी डिजिटल लोग। ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से तर्क, डेटा और आंतरिक संवाद यानी इंटरनल डायलॉग पर निर्भर होते हैं। मतलब वो कहेंगे कि तर्क के आधार पर यह बात सही है या दिस मेक्स लॉजिकल सेंस। एकदम सटीक विश्लेषण। अब इसका जो सबसे बड़ा व्यावहारिक उपयोग है वो ये है कि यदि आप एक विजुअल व्यक्ति के साथ किनेस्थेटिक शब्दों का उपयोग करेंगे तो बात बनेगी ही नहीं। मान लीजिए कोई कह रहा है कि मुझे महसूस हो रहा है कि ये योजना अच्छी है, जबकि सामने वाला व्यक्ति विजुअल है। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड तक वो संदेश पूरी तरह से पहुंचेगा ही नहीं। संदेश को उसी की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना ही असली मनोवैज्ञानिक वास्तुकला है। तो अगर हमने सामने वाले की फ्रीक्वेंसी को डिकोड कर लिया तो अगला कदम होता है एक अनकहा रिश्ता बनाना, जिसे मनोविज्ञान में रैपो कहा जाता है। और यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं। लोग मानते हैं कि रैपो का मतलब सिर्फ एक अच्छी या दोस्ताना बातचीत करना है, जबकि ये फ्रेमवर्क इसे दो सबकॉन्शियस माइंड्स के बीच एक गहरा अचेतन संबंध या अनकॉन्शियस कनेक्शन स्थापित करने की प्रक्रिया बताता है। और इस कनेक्शन को बनाने के लिए मिररिंग और मैचिंग की अत्यंत क्लिनिकल तकनीकें सुझाई गई हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। क्या असल बातचीत में मिररिंग करते हुए सामने वाले इंसान को यह महसूस नहीं होगा कि उसकी नकल की जा रही है? क्या ये जोखिम भरा नहीं है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक और क्लिनिकल सवाल है। अगर मिररिंग चेतन या सतही स्तर पर की जाए तो वो बिल्कुल नकल या मौकरी ही लगेगी। तो इसे सही तरीके से कैसे अंजाम दिया जाता है? यहाँ हम साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। मिररिंग का अर्थ है सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उनकी मुद्रा या पोस्चर और यहाँ तक कि उनके सांस लेने की गति की बहुत ही सूक्ष्म नकल करना। सांस लेने की गति मतलब ब्रीदिंग पैटर्न्स को मैच करना। बिल्कुल। ये बहुत ही जैविक या ऑर्गेनिक तरीके से होना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति उथली सांस ले रहा है तो आपकी सांसों की लय भी वैसी ही होनी चाहिए। ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि सामने वाले के चेतन मन को इसका जरा भी पता नहीं चलता। लेकिन उसका अवचेतन मन इस समानता को तुरंत पहचान लेता है। और ये मैचिंग का जो सिद्धांत है वो आवाज के लिए भी लागू होता है। मतलब स्वर या टून और बात करने की गति यानी पेस को मिलाना। हाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत धीमी, विचारशील और शांत आवाज में बात कर रहा है, और अगर आप उस समय बहुत तेज गति और उच्च स्वर में बात करते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक टकराव या साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन पैदा हो जाएगा। एग्जैक्टली। इसके बजाय आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को उसी धीमी गति पर सेट करना होता है। ऐसा करने से मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में एक फेमिलियरिटी या परिचय का सिग्नल जाता है। ये न्यूरोलॉजिकल स्तर पर काम करता है। यह व्यक्ति के भीतर चल रहे किसी भी रक्षात्मक लूप या ट्रॉमा लूप्स को शांत कर देता है। जब दिमाग को लगता है कि ये व्यक्ति मेरे जैसा ही है तो वो अपने बचाव के सारे आवरण तुरंत हटा देता है। वो एक सुरक्षित महसूस करने लगता है। ये सच में एक बहुत गहरा विज्ञान है और इसी अनकॉन्शियस कनेक्शन को और मजबूत करने के लिए एक्टिव लिसनिंग का भी जिक्र आता है। हाँ, लेकिन एक्टिव लिसनिंग केवल सिर हिलाने या हूँ हाँ करने तक सीमित नहीं है। यह पैराफ्रेजिंग और रिफ्लेक्शन के माध्यम से सामने वाले के विचारों को उसी के शब्दों में वापस प्रतिबिंबित करने की कला है। स्रोत से एक बहुत ही सटीक उदाहरण लेते हैं। अगर एक फर्नीचर स्टोर में कोई ग्राहक कहता है कि उसे एक शानदार और आरामदायक सोफा चाहिए, तो सुनने वाला उसे रिफ्लेक्ट करते हुए कह सकता है कि तो आप एक ऐसा सोफा ढूंढ रहे हैं जो आराम और एस्थेटिक्स का एक बेहतरीन संतुलन हो। सही कहा। इस रिफ्लेक्शन से सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को ये स्पष्ट और गहरा संदेश जाता है कि उसे न केवल सुना जा रहा है बल्कि पूरी तरह से समझा भी जा रहा है। विश्वास का ये न्यूरोलॉजिकल पुल बन जाने के बाद ही हम अगले और अधिक उन्नत चरण की ओर बढ़ सकते हैं। और वो अगला चरण है मास्टरिंग लैंग्वेज पैटर्न्स, यानी भाषाई प्रोग्रामिंग। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि आखिर भाषा कैसे विचारों और कार्यों को निर्देशित करने वाला एक अदृश्य हथियार बन जाती है। इस लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली तकनीक है रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग का मुख्य उद्देश्य किसी समस्या या लिमिटिंग बिलीफ के संदर्भ या फ्रेम को पूरी तरह से बदल देना है। चलिए इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए किसी उत्पाद या सेवा की कीमत को लेकर एक स्पष्ट आपत्ति सामने आती है। तो इसे कैसे रिफ्रेम किया जाएगा इस फ्रेमवर्क के अनुसार? जब कीमत को लेकर आपत्ति आती है, तो एक सामान्य इंसान की प्रतिक्रिया बचाव करने की होती है। लेकिन रिफ्रेमिंग में हम उस आपत्ति के चारों ओर बने मनोवैज्ञानिक ढांचे को ही बदल देते हैं। मतलब आप कीमत को एक खर्च या एक्सपेंस के फ्रेम से निकालकर लॉन्ग टर्म आरओआई और वैल्यू के फ्रेम में डाल देते हैं। बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि मैं समझता हूं कि प्रारंभिक लागत अधिक लग सकती है, लेकिन यदि हम इसके 5 साल के जीवन चक्र और इससे बचने वाले समय को देखें, तो यह एक लागत नहीं, बल्कि एक सुरक्षित निवेश है। यहाँ मस्तिष्क ने खर्च शब्द से जुड़े नुकसान के डर को छोड़कर निवेश शब्द से जुड़े लाभ की ओर देखना शुरू कर दिया। ये मस्तिष्क की दिशा बदलने का बहुत ही सटीक तरीका है। और इसी दिशा में एम्बेडेड कमांड्स की तकनीक भी काम करती है। ये वाक्यों के भीतर छिपे हुए निर्देश देने की कला है, जो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करते हैं और चेतन मन के लॉजिकल फिल्टर को पूरी तरह से पार कर जाते हैं। एम्बेडेड कमांड्स बहुत ही नैदानिक तरीके से काम करते हैं। आप सीधे तौर पर आदेश देने के बजाय उसे एक सामान्य बातचीत के वाक्य में छिपा देते हैं। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। सीधे ये कहने के बजाय कि ये उत्पाद खरीद लीजिए, आप अपनी आवाज के स्वर को थोड़ा सा नीचे ले जाते हुए कहेंगे, जब आप इस उत्पाद को खरीदने का निर्णय लेते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी कार्यक्षमता कितनी बढ़ गई है। यहाँ इस उत्पाद को खरीदने का निर्णय लेते हैं, ये एक छिपा हुआ आदेश है जिसे एक अलग टोन में बोला गया। हाँ, चेतन मन इसे एक भविष्य की संभावना के रूप में सुनता है, लेकिन अवचेतन मन इसे एक स्पष्ट कमांड के रूप में ग्रहण कर लेता है। और जब अवचेतन मन आदेशों को स्वीकार करने लगता है, तो सहमति का एक लूप बनाना बहुत आसान हो जाता है। इसी को द यस सेट कहा जाता है। ये एक बहुत ही रणनीतिक भाषाई पैटर्न है। यहाँ संवाद की शुरुआत ऐसे बुनियादी सवालों से की जाती है जिनका उत्तर केवल हाँ हो सकता है। जैसे आज मौसम काफी अच्छा है ना? और सामने वाला कहता है हाँ। फिर आप कहेंगे, और हमारी पिछली मीटिंग भी काफी प्रोडक्टिव रही थी। उत्तर मिलेगा हाँ। तो क्या हम आज के मुख्य एजेंडे पर आगे बढ़ें? और फिर से उत्तर आता है हाँ। जब इंसान लगातार 3-4 बार हाँ कहता है, तो उसका मस्तिष्क एक अग्रीमेंट फ्रेम में चला जाता है। और इस अग्रीमेंट फ्रेम में होने पर जब आप अपना मुख्य प्रस्ताव रखते हैं, तो मस्तिष्क की स्वाभाविक प्रवृत्ति उस गति या मोमेंटम को बनाए रखने की होती है। और तब हाँ कहने की संभावना मनोवैज्ञानिक रूप से कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हिप्नोटिक लैंग्वेज और पेसिंग एंड लीडिंग का उपयोग किया जाता है। पेसिंग एंड लीडिंग बहुत ही प्रभावशाली है। आप पहले सामने वाले की वर्तमान मानसिक स्थिति को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, जो कि पेसिंग है। और फिर धीरे धीरे एक अदृश्य मार्गदर्शक की तरह उसे अपने वांछित परिणाम की ओर निर्देशित करते हैं, जिसे लीडिंग कहा जाता है। और इसी लीडिंग का एक बहुत ही बेहतरीन और उन्नत रूप है डबल बाइंड स्ट्रैटेजी। ये मुझे व्यक्तिगत रूप से चॉइस आर्किटेक्चर का सबसे शानदार उदाहरण लगता है। इसमें आप इंसान को 2 ऐसे विकल्प देते हैं जिनमें से वो जो भी चुने, परिणाम हमेशा आपके पक्ष में ही होता है। एक तरह से ये एक विन विन स्थिति होती है। आप ये नहीं पूछते कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पूछते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को सोमवार से शुरू करना चाहेंगे या बुधवार से। इंसान को लगता है कि नियंत्रण उसके हाथ में है क्योंकि वो चुनाव कर रहा है। लेकिन वास्तव में दोनों ही चुनाव आपके निर्धारित फ्रेम के भीतर हैं। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया का पूरी तरह से अचेतन नियंत्रण है। और अब इस मनोवैज्ञानिक वास्तुकला के सबसे उन्नत और शायद सबसे रोमांचक पहलू पर आते हैं, एडवांस्ड साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग, जिसे एंकरिंग टेक्निक्स कहा जाता है। मस्तिष्क में न्यूरोलॉजिकल ट्रिगर्स स्थापित करने की ये प्रक्रिया पूरी तरह से पावलोवियन कंडीशनिंग के सिद्धांतों पर काम करती है। पावलोवियन कंडीशनिंग को अगर हम थोड़ा सरल भाषा में समझें, तो ये इवान पावलोव के उस प्रसिद्ध प्रयोग की तरह है जहां एक कुत्ते को खाना देने से पहले घंटी बजाई जाती थी। हाँ, और कुछ समय बाद केवल घंटी बजने से ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। क्योंकि उसका मस्तिष्क घंटी की आवाज और खाने के बीच एक न्यूरोलॉजिकल जुड़ाव बना चुका था। यहाँ इसी सिद्धांत को मानवीय भावनाओं पर लागू किया जाता है। एकदम सटीक व्याख्या है। कन्वंत सचदेव के फ्रेमवर्क में रिसोर्स एंकरिंग को एक स्पष्ट 4 चरणीय या 4 स्टेप क्लिनिकल प्रक्रिया के रूप में समझाया गया है। तो इसका पहला कदम क्या है? पहला कदम है एक वांछित रिसोर्स स्टेट की पहचान करना, या असीम आत्मविश्वास, गहरी खुशी या पूर्ण एकाग्रता की अवस्था हो सकती है। और दूसरा कदम है? व्यक्ति की पुरानी सकारात्मक यादों के माध्यम से
उस अवस्था को उसके भीतर पूरी तरह से इलिसिट करना या जागृत करना। राइट। आप उनसे उस समय को विस्तार से याद करने के लिए कहते हैं जब उन्होंने उस विशिष्ट भावनाओं को सबसे गहराई से महसूस किया था। और जब व्यक्ति उस याद में पूरी तरह डूब जाता है और वो भावना अपने बिल्कुल चरम पर होती है, यानी अपने पीक पर होती है, ठीक उसी क्षण तीसरा कदम उठाया जाता है, एक फिजिकल एंकर सेट करना। ये फिजिकल एंकर कुछ भी हो सकता है ना, जैसे कंधे पर एक विशिष्ट हल्का स्पर्श, कोई विशिष्ट शब्द या उंगलियों का एक विशेष इशारा। हाँ, और इस प्रक्रिया को मस्तिष्क में पक्का करने के लिए कई बार दोहराया जाता है ताकि न्यूरोलॉजिकल पाथवे मजबूत हो जाए। और फिर आता है चौथा और अंतिम कदम। भविष्य में जब भी उस व्यक्ति को अचानक आत्मविश्वास की आवश्यकता हो, आप बस उसी ट्रिगर का उपयोग करते हैं। और वह शक्तिशाली मानसिक अवस्था तुरंत वापस आ जाती है। ये प्रक्रिया वाकई किसी मशीन की प्रोग्रामिंग जैसी है। लेकिन एक वास्तविकता ये भी है कि मानव मस्तिष्क हमेशा सकारात्मक अवस्था में नहीं रहता। कई बार गहरी नकारात्मक भावनाएं या लिमिटिंग बिलीव्स रास्ते में आ जाते हैं। ऐसे मामलों में हम कोलैप्सिंग एंकर्स की नैदानिक तकनीक का उपयोग करते हैं। ये कैसे काम करती है? तो कोलैप्सिंग एंकर्स का उपयोग नकारात्मक मानसिक पैटर्न को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए किया जाता है। इसमें हम एक मौजूद नकारात्मक एंकर और एक बहुत ही शक्तिशाली सकारात्मक एंकर को एक ही समय पर एक साथ ट्रिगर कर देते हैं। तो जब मस्तिष्क में एक ही समय पर दो विरोधी न्यूरोलॉजिकल सिग्नल टकराते हैं तो क्या होता है? तो एक न्यूरोलॉजिकल डिसोनेंस या तीव्र विसंगति पैदा होती है। चूंकि सकारात्मक अवस्था को हमने अधिक मजबूती से स्थापित किया होता है, वो अंततः नकारात्मक एंगल को पूरी तरह से बेअसर कर देती है। यह बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा है। और यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से झिझक या निराशा में डूबा हो तो उसे एकदम से सकारात्मकता में लाना शायद मुश्किल हो। वहां चेनिंग एंकर्स का सिस्टम काम आता है, जहां एंकर्स की एक क्रमिक श्रृंखला बनाई जाती है। यह व्यक्ति को निराशा की वर्तमान स्थिति से निकालकर पहले एक तटस्थ या न्यूट्रल स्थिति में लाती है, फिर जिज्ञासा में और अंततः कदम दर कदम एक वांछित सकारात्मक स्थिति तक ले जाती है। ये एक बेहद सहज और क्लिनिकल ट्रांजिशन है, लेकिन इस पूरी वास्तुकला को स्थापित करते समय एक बड़ी बाधा का सामना करना ही पड़ता है। आपत्तियां या ऑब्जेक्शंस। राइट। बिल्कुल। इस रोडमैप के अंतिम चरण में इन आपत्तियों को एक सिस्टमिक कॉन्सेप्ट के तहत डिकोड करना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति का विरोध महज कोई व्यक्तिगत नापसंदगी नहीं होती। आपत्तियों के पीछे हमेशा गहरे मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं। जैसे लॉस एवर्जन, यानी कुछ नया पाने की खुशी से ज्यादा जो पास है उसे खोने का डर। और रिस्क अवर्जन, जो कि जोखिम से बचने की एक जैविक प्रवृत्ति है। इसके अलावा कॉग्निटिव बायसेस, जैसे कि स्टेटस को बायस, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। स्टेटस को बायस का अर्थ है कि इंसान का दिमाग बदलाव से डरता है, क्योंकि बदलाव में ऊर्जा खर्च होती है। वो पुरानी और परिचित स्थिति में ही रहना पसंद करता है। इन संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों को तोड़ने के लिए पैटर्न इंटरप्ट की नैदानिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। जब मस्तिष्क एक ही नकारात्मक या रक्षात्मक दिशा में सोच रहा होता है, जैसे ये बहुत महंगा है, ये काम नहीं करेगा, तो आप अचानक उसे बाधित करते हैं। आप एक अप्रत्याशित बयान देकर या एक बिल्कुल अलग सवाल पूछकर उनकी उस विचार प्रक्रिया को बीच में ही तोड़ देते हैं। जैसे ही वो पुराना लूप टूटता है, मस्तिष्क एक पल के लिए भ्रमित होता है, और वही वो सटीक क्षण होता है जब आप एक नया सकारात्मक विचार उनके अवचेतन में डाल सकते हैं। उस नए विचार को स्थापित करने के बाद समापन या क्लोजिंग की ओर बढ़ते हुए फ्यूचर पेसिंग का उपयोग किया जाता है। फ्यूचर पेसिंग बहुत ही प्रभावी टूल है। इसका अर्थ है व्यक्ति को मानसिक रूप से भविष्य की उस समय रेखा या टाइमलाइन में ले जाना जहां वो पहले ही वो सही निर्णय ले चुका है, और अब वह उसके बेहतरीन और सकारात्मक परिणामों का अनुभव कर रहा है। वह मन ही मन उस सफलता को जी लेता है। और इसे और अधिक असरदार बनाने के लिए क्लोजिंग में कॉन्ट्रास्ट फ्रेम का उपयोग किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट फ्रेम कैसे काम करता है? मान लीजिए कोई स्वास्थ्य और कल्याण का निर्णय लेने से हिचकिचा रहा है। आप अभी निर्णय लेने के लाभों की तुलना निर्णय न लेने पर भविष्य में होने वाले नुकसानों, बीमारियों और घटती ऊर्जा से करते हैं। मतलब ये कंट्रास्ट फ्रेम मस्तिष्क के उसी लॉस अवर्जन तंत्र का उपयोग करता है, लेकिन इसे एक सकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। एग्जैक्टली। ये अवचेतन मन को ये दिखाता है कि असली जोखिम या नुकसान निर्णय लेने में नहीं, बल्कि निर्णय को टालने में है। इससे एक गहरी मनोवैज्ञानिक अर्जेंसी पैदा होती है।
अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण को एक सूत्र में पिरोएं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कनब सचदेव द्वारा प्रस्तुत ये ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप महज प्रभाव छोड़ने के कुछ सामान्य टिप्स बिल्कुल नहीं है। ये एक बेहद सटीक विज्ञान है। कम्युनिकेशन मॉडल की फ्रीक्वेंसी को डिकोड करने से लेकर मिररिंग के जरिए अचेतन संबंध बनाने तक। और लैंग्वेज पैटर्न्स के साथ विचारों को दिशा देने से लेकर अंत में एंकरिंग के जरिए न्यूरोलॉजिकल ट्रिगर सेट करने तक, ये एक इंसान के सबकॉन्शियस माइंड की आर्किटेक्चर को पूरी तरह से रिप्रोग्राम करने की एक क्लिनिकल और क्रमिक प्रक्रिया है। ये साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग का सबसे उत्कृष्ट रूप है। ये हमें सिखाता है कि कैसे अपने शब्दों, हाव भाव और ऊर्जा को इस तरह से अलाइन किया जाए कि सामने वाले के सारे दृक्शात्मक लूप्स अपने आप टूट जाएं। और वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उस दिशा में आगे बढ़े जो अंततः एक विन विन परिणाम की ओर ले जाती हो। जो भी व्यक्ति मानव मनोविज्ञान, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और इन उन्नत एनएलपी तकनीकों को और अधिक गहराई से समझना चाहता है, उनके लिए एक शानदार संसाधन उपलब्ध है। जी हाँ, इस विस्तृत चर्चा का जो मुख्य स्रोत है, कनव सचदेव की पुस्तक अनलॉकिंग सेल्स सक्सेस, हार्नेसिंग एनएलपी टेक्निक्स फॉर विनिंग डील्स, ये ऑनलाइन उपलब्ध है। ये इस सबकॉन्शियस आर्किटेक्चर को डिकोड करने और उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए एक बेहद व्यवहारिक रोड मैप है। सभी को गहराई से मनन करना चाहिए। वो क्या है? आज हमने बात की कि कैसे एक इंसान इन सटीक एनएलपी तकनीकों का उपयोग करके दूसरे इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकता है और उसके निर्णय लेने की क्षमता को अचेतन स्तर पर बदल सकता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली क्षमता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या आज के दौर में हमारे स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया के उन्नत एल्गोरिथम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से ही हम पर इन्हीं एंकरिंग, पैटर्न इंटरप्ट्स और पेसिंग एंड लीडिंग तकनीकों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न है। क्या तकनीक ने इंसानों से भी बेहतर न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीख ली है, जो हमारे हर क्लिक और हमारे हर अचेतन निर्णय को नियंत्रित कर रही है? इस विचार पर गहराई से मनन कीजिएगा। वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम कितने स्वतंत्र हैं। मार्ग के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ गहराई तक उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।